Hey guys, very warm welcome to this YouTube channel that is Biolog. I'm Usha Yadav and this is the fifth video series of gene mutation. So in our last video lessons we discussed about different type of gene mutation. These are point mutation, point mutation, frame shift mutation and base substitution mutation. We understand the concept of these kind of mutations. So in this particular video lesson we are going to discuss about molecular mechanism of mutations, that how the mutation is occurring. Okay, what are the major ways through which mutations can be possible and can take place. Okay, so molecular mechanism of mutation की बात करी जाए तो म्यूटेशन जो है, जब आप म्यूटेशन की बात करते हो, उसके कॉजिंग फैक्टर की बात करते हो, तो ऑल वी नो दैट म्यूटाजेंस आर द कॉजिंग फैक्टर्स ऑफ म्यूटेशंस. एंड म्यूटाजेंस क्या होते हैं? म्यूटाजेंस आर दोज एजेंट that leads to an increase in the frequency of occurrence of mutations. ठीक है, मतलब ये कि जिनकी वजह से म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या आपके म्यूटेशन होने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज करने वाले फैक्टर, इन शॉर्ट बोले तो म्यूटेशन जनरेटर फैक्टर होते हैं. ठीक है, तो ये बात तो आ गई. ये कॉजिंग फैक्टर क्या होगा? आपके म्यूटाजेंस होंगे, चाहे वो आपका कोई केमिकल फैक्टर हो, चाहे आपका वो कोई फिजिकल फैक्टर हो, या आपका कोई हम लोग बोल सकते हैं कोई मॉलिक्यूल हो गया, या कोई और फैक्टर भी आपका हो सकता है. लाइक आपका कोई जीन रिस्पॉन्सिबल हो गया म्यूटेशन के लिए, या डुप्लीकेशन, डिलीशन, आपकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ आ गई जो म्यूटेशन को कॉज करेगी. म्यूटेशन है क्या? म्यूटेशन हम पहले ही डिस्कस किया था. म्यूटेशन है ही ये आपका जेनेटिक चेंजेस, हेरिटेबल सडन जेनेटिक चेंजेस. ठीक है, तो यहाँ पे सडन चेंजेस होते हैं जेनेटिक लेवल पर, ये आपके हेरिटेबल होते हैं. ठीक है, तो अब बात आती है कि म्यूटेशन होगा कैसे. तो देयर इज़ टू वेज थ्रू विच म्यूटेशन कैन अकर, या म्यूटेशन कैन पॉसिबल, या म्यूटेशन टेक्स place. Okay, some mutation are spontaneous and some mutations are induced mutation. देखो, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कब होती है? जब आपकी हमने बोला ना कि म्यूटेशन क्या है? सडन होने वाला, सडन हेरिटेबल चेंज. ठीक है, जैसे इवोल्यूशन है ये हमारा एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, वैसे म्यूटेशन बिल्कुल उसका रिवर्स, एक सडन प्रोसेस है कि एकदम से चेंजेस आए, धीरे धीरे कुछ भी नहीं हो रहा है. यहाँ पे जेनेटिक लेवल पर जो इंस्टेबिलिटी इंड्यूस हो रही है वो एकदम से आ रही है. ठीक है, तो जब आप स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात करते हो तो स्पॉन्टेनियस का म्यूटेशन का मतलब होगा कि सडन आपकी कोई चीज़ काम कर रही है. ठीक है, और इसके अंदर आपके एक्सोजीनस म्यूटाजेंस काम कर रहे होते हैं. ठीक है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के अंदर क्या होता है? दीज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अकर विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद एन एक्सोजीनस म्यूटाजन. तो आप जब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात करोगे, यहाँ पे कोई एक्सोजीनस म्यूटाजन काम नहीं कर रहा, यहाँ पे एंडोजीनस फैक्टर काम कर रहे हैं. एंडोजीनस एक्सोजीनस समझते हो कि जब आप कोई एक्सोजीनस फैक्टर की बात कर रहे हो, एक्सोजीनस म्यूटाजन की बात कर रहे हो, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई स्टिमुलाई या कोई फैक्टर है जो म्यूटेशन को इंड्यूस कर रहा है. लेकिन जब हम एंडोजीनस की बात करते हैं, यानी कि सेल के अंदर ही कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन कॉज हो रही है. तो जब आप स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात करते हो, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन आर एंडोजीनियस टाइप. इसके अंदर जो म्यूटाजेंस होंगे वो एंडोजीनियस टाइप म्यूटाजेंस होंगे. तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन आपकी सडन होने वाली म्यूटेशन है और ये आपकी सेल के एंडोजीनस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, यानी कि एंडोजीनस चेंजेस हो रहे हैं, या तो जीन्स के अंदर इस तरीके से इस लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं कि सेल ही उसको इन्फ्लुएंस कर रही है. सेल का या तो कोई जीन काम नहीं कर रहा. एग्जाम्पल के लिए हम लोग प्रोटोऑन्कोजन को कंसिडर करते हैं. प्रोटोऑन्कोजन गेन ऑफ फंक्शन के बाद आपके ऑन्कोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो म्यूटेशन केस ही हो रहा है. म्यूटेशन की वजह से ही तो वो कैंसर कॉजिंग फैक्टर बने ना. तो उसी तरीके से जब आपके एंडोजीनस फैक्टर काम कर रहे हैं, एंडोजीनस म्यूटाजन काम कर रहे हैं, देन इट इज़ टर्म एज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. ठीक है, दूसरी टाइप की आपकी म्यूटेशन होती है इंड्यूस म्यूटेशन. इंड्यूस का मतलब समझते हो? किसी चीज़ को आपने इंड्यूस किया है, और इंड्यूस करने के लिए आपके पास कोई फैक्टर ऐसा होगा जो उसको इंड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो इंड्यूस म्यूटेशन में क्या होगा कि एक्सोजीनस म्यूटाजन होंगे. ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला, दो टाइप के आपके म्यूटाजन होंगे.
म्यूटाजन क्या होते हैं? ये आपके फैक्टर्स होते हैं जो म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं। अब म्यूटाजन दो टाइप के होते हैं, एंडोजीनस और एक्सोजीनस। एंडोजीनस म्यूटाजन वो होंगे जो सेल के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक्सोजीनस म्यूटाजन वो होंगे जो अदर देन ऑर्गेनिज्म बॉडीज, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर, आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो आ रहे हैं फैक्टर, उनको हम लोग एक्सोजीनस म्यूटाजन बोलेंगे। तो जब आप स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात करते हो वहाँ पे एंडोजीनस म्यूटाजन काम करते हैं, और जब आप इंड्यूस म्यूटेशन की बात करते हो तो आपके एक्सोजीनस म्यूटाजन काम कर रहे हैं, क्योंकि इंड्यूस म्यूटेशन के अंदर म्यूटाजन म्यूटेशन को इंड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ रहा है, चाहे एक्सटर्नल कोई फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है म्यूटेशन के कॉज के लिए, ठीक है। तो आपके उस हिसाब से दो टाइप की म्यूटेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ अकरिंग, कि किस तरीके के म्यूटाजन वहाँ पे है, किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। ऑन दैट बेसिस वी क्लासीफाई द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इनटू टू टाइप, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन we can classify mutation into two type, that is spontaneous mutation and induced mutation, right? So spontaneous mutation को भी हम लोग further सब classify कर देते हैं। these are tautomerism, depurination and deamination। ये classification criteria आप पे इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से DNA replication के टाइम एरर कॉज हो रहे हैं, क्योंकि एंडोजीनस फैक्टर काम कर रहे हैं ना। तो मेन जो आपका रोल है यहाँ पे, रेप्लिकेशन के टाइम पे ही तो म्यूटेशन कॉज होगी, राइट। तो उसी टाइम पे तो चेंजेस आएंगे, उसी टाइम पे जेनेटिक इंस्टेबिलिटी इंड्यूस होगी। तो इसमें जब हम लोग स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को क्लासीफाई करते हैं तो हम उस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं कि किस तरीके का एरर जो है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे हो रहा है। आपका टोटोमेरिक शिफ्ट हो रहा है, जिसे हम टोटोमेरिज्म बोलते हैं, या डीप्यूरिनेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ प्यूरिन ग्रुप, और डीएमिनेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, जो आपका अमीन ग्रुप है उसका, ठीक है। तो ये आपके स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के टाइप हो गए कि ऑन द बेसिस के भी किस तरीके का एरर आपके रेप्लिकेशन में इंड्यूस हो रहा है, मतलब रेप्लिकेशन के अंदर किस तरीके का एरर आ रहा है, ठीक है। सेकेंड टाइप जो है दैट इज इंड्यूस म्यूटेशन। इंड्यूस म्यूटेशन के अंदर भी आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अगर कोई स्टिमुलाई आ रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर अगर म्यूटेजन की तरह काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अब ये नेसेसरी हो जाता है उन्हें क्लासीफाई करना कि वो कोई केमिकल फैक्टर है या आपका कोई फिजिकल फैक्टर है। तो इसमें हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं कि फिजिकल म्यूटेजन है आपका, या केमिकल म्यूटेजन है, या फिर आपके सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि हीट या टेम्परेचर काम कर रहे हैं, जो म्यूटेजन की तरह काम कर रहे हैं, जो म्यूटेशन को इंड्यूस कर रहे हैं। तो ऑन दैट बेसिस आपके पास अगर फिजिकल म्यूटेजन की बात करते हो तो कोई रेडिएशन हो गई, रेडिएशंस जैसे आपकी काम करती हैं, एक्सरेज आपकी काम करती है, गामा रेज आपकी काम करती है, आयनाइजिंग रेडिएशंस है वो भी कहीं ना कहीं म्यूटेशन कॉज करती है, राइट। वैसे ही आपकी आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग दो टाइप के रेडिएशंस होंगे, दो टाइप में आप क्लासीफाई कर सकते हो, जो म्यूटेशन को कॉज कर रही है, जो म्यूटेजन की तरह काम कर रही है। फिर हीट हमारा एक फिजिकल फैक्टर हो गया, समटाइम म्यूटेशन कॉज करता है, क्योंकि हीट की वजह से आपकी जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट हो जाती है, ठीक है, इंस्टेबिलिटी वहाँ पे इंड्यूस हो जाती है। आपने सुना होगा हेलिकेज एंजाइम आपका काम करता है, अनवाइंडिंग कराता है ना। इवन आप पीसीआर में भी देखते हो आपका एंजाइम काम करता है, वो हाई टेम्परेचर पे काम करता है, अनवाइंडिंग करता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट के बाद आपके जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उनकी अनवाइंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से समटाइम हीट भी हमारा एक ऐसा फिजिकल फैक्टर है जो म्यूटेजन की तरह काम करेगा, ठीक है। फिर आपकी केमिकल म्यूटेजेंस भी हो सकती हैं, जिसमें आप बहुत सारी केमिकल म्यूटेजेंस को पढ़ते हो। आप लोग इथीडियम ब्रोमाइड आप पढ़ते हो, उसके साथ आप लोग इंटरकैलेटिंग एजेंट है ना हमारा इथीडियम ब्रोमाइड, वो भी हमारा एक म्यूटेजन की तरह काम करता है। एल्कलाइटिंग एजेंट है, बहुत सारे बेस एनालॉग हैं जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं, ठीक है, ओके। सो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की अगर हम लोग ब्रीफली इसके बारे में डिस्कस करें तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन आर दोज विच अराइज नेचुरली, not through the action of mutagenic agent. They may arise through error in replication or spontaneous alternation of a nucleotide within an
existing DNA molecule. Okay. As I already told to you कि yes कि जब आपकी spontaneous mutation की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोई external mutagen काम नहीं कर रहा होता है. जो भी फैक्टर काम कर रहे हैं वो सेल के फैक्टर काम कर रहे हैं, यानी कि नेचुरल वो प्रोसेस हो रही है. कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर या म्यूटाजन यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता. तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के केस में दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को इंड्यूस करने वाली है. या तो आपकी डीएनए रेप्लिकेशन में कोई एरर आ गया, या फिर आपकी ऑल्टरनेशन आ गई, जो न्यूक्लियोटाइड्स की बेस पेयरिंग हो रही थी उसके अंदर कोई ऑल्टरनेशन आ गई. ठीक है, दो चीज़ें हो सकती है जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को आप लोग बोल सकते हो कि कॉज करने वाला है. ठीक है, ओके. सो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जैसे मैंने पहले बताया था, हम लोग उसे क्लासीफाई करते हैं 3 डिफरेंट टाइप में: टॉटोमेरिज्म, डीप्यूरिनेशन, डीएमिनेशन. ये किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं कि किस तरीके का एरर डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे आपका आ रहा है. ठीक है, टोटोमेरिक शिफ्ट क्या होता है? देखो, टोटोमेरिक शिफ्ट जब होता है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं टोटोमेरिज्म हो रहा है. तो टोटोमेरिज्म में क्या होगा? अ बेस इज चेंज्ड बाय द रीपोजिशनिंग ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. यानी कि टोटोमेरिक शिफ्ट के अंदर एक हाइड्रोजन एटम है जिसकी रीपोजिशनिंग हो रही है. ठीक है, इट ऑल्टर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न ऑफ दैट बेसिस रिजल्टिंग इन एन इनकरेक्ट बेस पेयरिंग रेप्लिकेशन. ठीक है, इन शॉर्ट अगर आप बेसिक टर्म में देखो तो टोटोमेरिक शिफ्ट क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिसरप्ट हो रही है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड पहले जहाँ बन रहा था अब उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, रीपोजिशन हो गई है, रीपोजिशनिंग हो गई है. और इस रीपोजिशन की वजह से जो उनका बेसिक हम लोग बोल सकते हैं बॉन्डिंग पैटर्न जो था, इंटरेक्टिंग पैटर्न जो था, वो डिसरप्ट हो गया. अब इंट्रैक्शन अगर आपका गलत तरीके से हो रहा है, बॉन्डिंग अगर आपका बॉन्डिंग पैटर्न अगर आपका सही नहीं है, तो वहाँ पे इनकरेक्ट बेस पेयरिंग होगी. और इनकरेक्ट बेस पेयरिंग की वजह से जेनेटिक इंस्टेबिलिटी इंड्यूस होती है, या हम बोल सकते हैं कि म्यूटेशन कॉज हो. ठीक है, समझ में आया? सो टोटोमेरिज्म में क्या होगा? अ प्रोटॉन शिफ्ट इन नाइट्रोजिनस बेस विच फॉर्म वन ऑफ इट्स टोटोमेरिक फॉर्म. ठीक है, जैसे कि आप लोग बोल सकते हो कि कीटो फॉर्म ऑफ थाइमीन बन गया, अमीनो फॉर्म ऑफ एडिनिन बन गया, ऐसे इस तरीके से. ठीक है, कि आपके थाइमीन की कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बन गई, साइटोसिन की अमीनो फॉर्म से इम्यूनो फॉर्म बन गई, और एडिनाइन की केस में उसकी अमीनो फॉर्म से इम्यूनो फॉर्म बन जाती है. सेम ऐसे आपके ग्वाइनिन की कीटो से इनॉल फॉर्म बन गई. ठीक है, तो ये आपका क्या है कि देखो, जब नॉर्मल कंडीशन होगी ना, नॉर्मल कंडीशन में जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो थाइमीन और ग्वाइनिन की कीटो फॉर्म स्टेबल होती हैं, साइटोसिन और एडिनाइन की अमीनो फॉर्म स्टेबल होती है. लेकिन टोटोमेरिक शिफ्ट की वजह से जो आपका बॉन्डिंग पैटर्न है बेसिस के बीच में, वो क्या हो जाता है? डिसरप्ट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि किसकी वजह से? प्रोटॉन शिफ्ट की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे रिपोजिशनिंग हो जाती है, उस वजह से उनकी स्टेबल फॉर्म से वो रेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हो टोटोमेरिज्म में कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. इससे क्या होगा? जेनेटिक इंस्टेबिलिटी होगी. इसी को हम लोग बोलते हैं टोटोमेरिक शिफ्ट, यानी कि आपकी प्रोटॉन शिफ्ट की वजह से जो नाइट्रोजनस बेस है उनकी स्टेबल फॉर्म से रेयर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है आपका डीप्यूरिनेशन. अब डीप्यूरिनेशन में क्या होगा? नाम ही देखिए, डी का मतलब होता है रिमूवल, प्यूरिनेशन का मतलब प्यूरिन ग्रुप, यानी कि यहाँ पे आपके प्यूरिन ग्रुप का रिमूवल हो रहा है. सो लॉस ऑफ प्यूरिन बेस, प्यूरिन मतलब आपके डबल रिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, जैसे कि आपका एडेनिन और ग्वाइनिन. ठीक है, तो हम लोग प्यूरिन की बात कर रहे हैं. डीप्यूरिनेशन हो रहा है यानी कि प्यूरिन बेसिस का रिमूवल हो रहा है टू फॉर्म एन एप्यूरिनिक साइट. ठीक है, आपने जब आप जब डीएनए हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मलिटीज़ वगैरह पढ़ते हो ना, वहाँ पे भी आप डीप्यूरिनेशन पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि डीप्यूरिनेशन के टाइम पे जो आपके प्यूरिन ग्रुप हैं उनका रिमूवल हो जाता है, और इस प्यूरिन ग्रुप के रिमूवल की वजह से वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे एप्यूरिनिक साइट बन जाती है. ठीक है, ओके. सो सबसे कॉमन टाइप की हमारी जब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की हम लोग बात करते हैं तो हम उसमें डीप्यूरिनेशन और डीएमिनेशन ही देखते हैं.
डिप्यूरिनेशन और डीएमिनेशन। सो डिप्यूरिनेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ प्यूरिन, किसकी वजह से, ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। आपके डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उसके ब्रेक होने की वजह से जो प्यूरिन ग्रुप है उनका लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से डीपायरिमिडेशन भी होता है, दोनों ही मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीप्यूरिनेशन होता है, डीप्यूरिनेशन एंड डीपायरिमिडेशन दोनों ही टाइप के आपके स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, दोनों ही डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर इंस्टेबिलिटी कॉज करते हैं। मेन इनके लिए फैक्टर क्या काम करने वाला है, जब आप टोटोमेरिक शिफ्ट की बात करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड की यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, ठीक है, उसकी रीपोजिशनिंग होगी। जब आप डीप्यूरिनेशन या डीपायरिमिडाइजेशन की बात करोगे तो वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, जिससे क्या होगा, आपकी जो हम लोग बोल सकते हैं आपकी जेनेटिक लेवल पर इंस्टेबिलिटी इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो आपके पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दीज आर मोर स्टेबल देन प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स। इसी वजह से आपको डीप्यूरिनेशन एज कम्पेयर टू डीपायरिमिडेशन ज़्यादा केसेस मिलते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आपको डीप्यूरिनेशन ही एक्सप्लेन किया है, डीपायरिमिडेशन एक्सप्लेन नहीं किया है। बट नेचर में, नेचुरल कंडीशन में दोनों ही अगर मतलब दोनों के पॉसिबल चांसेस होते हैं, डीप्यूरिनेशन एंड डीपायरिमिडेशन, ठीक है। इवन आप इस इमेज में देखो तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से डीप्यूरिनेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है आपका दैट इज़ डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब समझते हो, रिमूवल ऑफ अमीन ग्रुप, के यहाँ पे आपका अमीन ग्रुप का रिमूवल होने वाला है। अब डीएमिनेशन कैसे होगा, हाइड्रोलाइसिस चेंजेस अ नॉर्मल बेस टू अ टिपिकल बेस कंटेनिंग अ कीटो ग्रुप इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल अमाइनो एसिड। डीएमिनेशन के टाइम पे जो आपका मॉलिक्यूल है उससे अमीनो ग्रुप का रिमूवल हो जाता है, वहाँ पे नॉर्मल अमीनो एसिड की जगह वहाँ पे क्या लग जाएगा, वहाँ पे कीटो ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो डीएमिनेशन के टाइम पे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस की वजह से आपका जो अमीनो ग्रुप है वो एमिनेट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर साइटोसाइन के अंदर डीएमिनेशन होता है देन इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरासिल, ठीक है। सो डीएमिनेशन जो है वो आपके साइटोसिन के अंदर अगर डीएमिनेशन हो तो यूरासिल की फॉर्मेशन होगी। अगर 5-methyl साइटोसिन में अगर डीएमिनेशन होता है देन इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ थाइमिन। इसी तरीके से आपके पर्टिकुलर जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है उनके अंदर डीएमिनेशन प्रोसेस के बाद वो दूसरे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं, कीटो ग्रुप की फॉर्मेशन कर देते हैं। साइटोसिन से यूरासिल, ग्वाइनिन से हाइपोजेंथिन और जेंथिन एंड आपका जो 5-methyl साइटोसिन है उससे थाइमिन, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि इससे जब आप डीएमिनेशन पढ़ते हो ना, डीएमिनेशन से सीएसआर जनरली क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिससे अमीनो ग्रुप के रिमूवल होने पर हाइपोजेंथिन बनेगा या जेंथिन बनेगा, या आपको उल्टा वो पूछ लेगा कि हाइपोजेंथिन किसकी वजह से बनेगा, किस मॉलिक्यूल के अमीन ग्रुप के रिमूवल की वजह से हाइपोजेंथिन या फिर यूरासिल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज इंड्यूस म्यूटेशन। इंड्यूस म्यूटेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ उसका बेसिक, कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जब आपकी म्यूटेशन कॉज हो रही है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई काम कर रहा है, कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर काम कर रहा है, तो हम उसे बोल रहे हैं इंड्यूस म्यूटेशन। सो ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम एन ऑर्गेनिज्म मे बी एक्सपोज टू अ वैरायटी ऑफ फिजिकल, chemical and biological agent capable of causing damage to its genetic material। क्या होता है कि अपने पूरे लाइफ टाइम में ऑर्गेनिज्म जो है वो डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ों से हम लोग बोल सकते हैं इंटरेक्ट करता है, जिसमें बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल के अलावा केमिकल फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली म्यूटेशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे फिजिकल फैक्टर में हमने बताया रेडिएशंस होती हैं, जिसमें आप आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को कंसिडर करते हो। बिसाइड दिस आप लोग यूवी रेडिएशंस का भी इफेक्ट देखते हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि ऐसे फैक्टर है जिनसे हम डेली रूटीन लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप में म्यूटेशन कॉज करेगी, जेनेटिक इंस्टेबिलिटी कॉज करेगी। फिजिकल म्यूटेशन की जब बात करें, अगर हम रेडिएशंस की बात कर रहे हैं तो रेडिएशन में दो टाइप के आपकी रेडिएशन है जो फिजिकल म्यूटेशन की तरह काम कर सकती है, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग। जिसमें आयनाइजिंग के अंदर आप एक्सरेज, आपकी गामा रेज या कॉस्मिक रेज को देखते हो, उनके इफेक्ट को पढ़ते हो कि किस तरीके से डीएनए सीक्वेंस को अफेक्ट करती है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की जब आप बात करते हो देन यू आर टॉकिंग अबाउट यूवी रेज और यूवी रेडिएशंस। यू नो यूवीआरबी का इफेक्ट पड़ता है ना,
पढ़ा होगा आपने। सो आपके जो फिजिकल म्यूटाजेंस हैं, यानी कि अगर आपकी रेडिएशंस जो है वो एक्चुअली करती क्या है, द ब्रेक बॉन्ड, जो बॉन्ड बन रहा है, जो इंट्रैक्शन हो रहा है उसको डिसरप्ट करेगी। ऐसे ही हमारा सेकेंड जो फिजिकल फैक्टर है दैट इज हीट। हीट क्या करेगा, इट ब्रेक द इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन डीएनए एंड रिजल्ट फॉर्म ए प्यूरेनिक साइट और अ बेसलेस साइट। ठीक है, सेम जैसे आपकी डीएमिनेशन के अंदर हो रहा था, हीट की वजह से दो चीज़ें पॉसिबल हैं, दो कंडीशन पॉसिबल है। या तो आपका जो इंट्रैक्शन है वो डिसरप्ट होगा, कैसे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डिसरप्शन होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इंट्रैक्शन डिसरप्शन होगा, साथ साथ एप्यूरेनिक साइट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, केमिकल म्यूटेशन में आप पढ़ते हो बेस एनालॉग, एल्कलाइटिंग एजेंट, इंटरकैलेटिंग एजेंट, जिसमें आप इथीडियम ब्रोमाइड पढ़ते हो, इवन मिथाइलिन ब्लू भी पढ़ते हो। ये सारे आपके क्या हैं, दीज आर केमिकल म्यूटेशंस। ओके, नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग जीन म्यूटेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, जब हम इफेक्ट ऑफ जीन म्यूटेशन की बात करते हैं तो आपकी जीन म्यूटेशन के हम लोग पहले ही भी मैंने बताया था कि म्यूटेशन आपकी बेनिफिशियल भी हो सकती है, आपकी न्यूट्रल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जीन म्यूटेशन का कितना इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, किस तरीके से जेनेटिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रही है, वहाँ पे पॉजिटिव म्यूटेशन हो रहा है या नेगेटिव म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, तो आपके जब हम बेनिफिशियल इफेक्ट की बात करते हैं तो बेनिफिशियल में क्या होगा कि न्यू वर्जन ऑफ प्रोटीन, आपको न्यू वैरायटीज़ मिलेंगी, न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्रोटीन्स मिलेंगे। अगर वो फेवरेबल कंडीशन को फेवर कर रहे हैं, बेनिफिशियल है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मॉडिफाइड वर्जन होगा और मॉडिफाइड वर्जन आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इवन जो प्रोटीन आपका किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा था उससे भी हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छे से परफॉर्म करेगा वो अपने फंक्शन को, अगर आपके पास मॉडिफाइड वर्जन मिलता है तो, ड्यू टू म्यूटेशन। सेकेंड, इसका बेनिफिट क्या होगा कि इट एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन। येस, ऑफ कोर्स दिस इज़ द मेजर फैक्टर, बिकॉज जब आप नेचर में पढ़ते हो ना तो म्यूटेशन एक ऐसा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारे इवोल्यूशन का मतलब ही क्या है कि टू इवॉल्व, टू चेंज, कि न्यू वेराइटीज़ को अडेप्ट कर रहे हो आप मॉडिफाइड एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, न्यू अडेप्टेशन अगर ऑर्गेनिज्म में आ रही हैं तो। ठीक है, क्योंकि नेचर भी बेस्ट को सिलेक्ट करती है और वो बेस्ट कहाँ से आएगा, न्यू अडेप्टेशन से ही आएगा। और न्यू अडेप्टेशन कहाँ से आएगी, जब जेनेटिक लेवल पर चेंजेस होंगे तब। ठीक है, तो म्यूटेशन आपकी इवोल्यूशन के अंदर एक मेजर इवॉल्विंग फैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या होगा, इट एनहांस द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस। येस, ऑफ कोर्स, अगर भी आपके अडेप्टिव कैरेक्टर्स आएंगे, मॉडिफाइड कैरेक्टर्स आएंगे, अगर मॉडिफाइड वर्जन आएगा ऑर्गेनिज्म का तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑब्वियस सी बात है वहाँ पॉसिबल होगी ही होगी। अगेन, टर्न ऑफ हार्मफुल जीन। येस, समटाइम म्यूटेशंस क्या करती हैं कि बहुत सारे हार्मफुल जीन्स भी आपके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, उनका टर्न ऑफ कर देते हैं, उनकी स्विचिंग ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम इफ़ेक्ट की बात कर ही रहे हैं तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट को भी कंसीडर करते हैं कि हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं जीन म्यूटेशन की वजह से। देखो, सबसे पहला जो हार्मफुल इफेक्ट तो यही है कि जेनेटिक स्टेबिलिटी को ये डिसरप्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रोटीन की माल फंक्शनिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि पॉइंट म्यूटेशन है, उसमें आप साइलेंट पढ़ते हो, उसमें आप नॉट साइलेंट, एक्चुअली मिससेंस और नॉनसेंस म्यूटेशन है, वो आपकी प्रोटीन की फंक्शनिंग को, उसकी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करती है। तो आपकी जो म्यूटेशन है उसका इफेक्ट ये होगा कि समटाइम तो आपको प्रोटीन का मॉडिफाइड वर्जन मिल जाता है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि वो आपका ट्रांसलेशनल जो ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है उनको भी ब्लॉक कर देते हैं, ट्रांसलेशनल टर्मिनेशन भी कॉज कर देते हैं, इवन जो प्रोटीन की फंक्शनैलिटी है वो भी अफेक्ट हो जाती है। समटाइम जो सिग्नल सीक्वेंसेस अटैच होती हैं उनकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती, वो भी डिसरप्ट हो जाती हैं। और तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटीन की माल फंक्शनिंग म्यूटेशन का एक हार्मफुल इफेक्ट है। लीदल टू लाइफ। येस, बहुत सारे आपके हार्मफुल जीन ऐसे होते हैं जो म्यूटेशन की वजह से एक्टिव हो जाते हैं, जो लिथैलिटी को कॉज करते हैं, लिथल टू डेथ, आपके लिए डेथ कॉजिंग फैक्टर की तरह काम करेंगे। ठीक है, समटाइम स्टॉप द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। समटाइम क्या होता है, म्यूटेशन इतनी हार्मफुल होती है कि इवन जो आपके ग्रोथ फैक्टर हैं उनको भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं, जिस वजह से जो फीटस है, जो एम्ब्रॉय है, उसकी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, उसके अंदर कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आपकी जनरेट हो जाती है। एंड समटाइम दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मैनी डेंजरस जेनेटिक डिसऑर्डर।
दैट्स वाई वी आर स्टडिंग म्यूटेशन ना, क्योंकि हमारा म्यूटेशन को स्टडी करने का मेन मोटिव यही है, क्योंकि जो जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं हम उनको और कम कर सकें, ठीक है, हम लोग उन चीज़ों को क्योर कर सकें। जैसे आपकी कैंसर है, कहीं ना कहीं वो भी म्यूटेशन की वजह से ही होती है। सो अगर हम लोग उसका मेजर कॉजिंग फैक्टर जानते हैं, अगर हम ये जानते हैं कहाँ म्यूटेशन हो रही है, किसकी वजह से कैंसर कॉज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वी कैन क्योर दैम, ठीक है। ओके, न्यूट्रल इफेक्ट में आता है कि इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली हार्म और बेनिफिट बॉडी, यानी कि जब हम न्यूट्रल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इस तरीके की म्यूटेशन को कंसिडर करते हैं जो म्यूटेशन होती तो है बट वो ना ही तो जेनेटिक लेवल पर एज सच ज़्यादा चेंजेस लेके आती है और ना ही वो आपके फिनोटिपिक लेवल को अफेक्ट करती हैं या फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को अफेक्ट करती हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स की मैंने एक्सप्लेन, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि म्यूटेशन कैन लीड टू मिसिंग और मालफॉर्म प्रोटीन दैट कैन लीड टू डिसीज। किस तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज होंगे कि समटाइम म्यूटेशन की वजह से क्या होगा कि प्रोटीन की माल फंक्शनिंग हो गई, ठीक है, समटाइम एंजाइम्स फॉर्मेशन भी नहीं हो पाती क्योंकि प्रॉपर जो सीक्वेंसेस थी, प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन एमआरएनए की फॉर्म में मिल रही थी, अब वो एमआरएनए की फॉर्म में जो सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन है वो डिसरप्ट हो गई, तो फंक्शनैलिटी को इफेक्ट करेगा और अगर फंक्शनैलिटी को इफेक्ट होगा, जीन एक्सप्रेशन अगर इफेक्ट होगा, प्रोटीन एक्सप्रेशन अगर इफेक्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करने पाएगी। और कुछ समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर भी कॉज हो जाते हैं, जैसे कि आपका कैंसर हो गया है ना, आप यहाँ पे देख रहे हो, या आपका डीएनए था या आपका म्यूटेटेड डीएनए हो गया और इस म्यूटेटेड डीएनए की वजह से आपका यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नॉर्मल सेल टू कैंसर सेल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे भी देखिए सिकल सेल एनीमिया, आपने डिजीज पढ़ा है, सब ने पढ़ा है, सब जानते हैं सिकल सेल एनीमिया में क्या है, तो ये भी आपका एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो म्यूटेशन की वजह से कॉज होता है, ठीक है। ओके, सो ये आपके कुछ इमेजेस हैं जो म्यूटेशन के इफेक्ट को शो कर रही हैं। यू कैन सी that these images are showing different kind of mutation and they affect their influence on phenotype. So I hope guys you learned this lesson properly and you understand it properly. If you guys face any difficulty, any confusion regarding this topic, that is gene mutation, then you can ask me in the comment section. I will try my best to help you. And thank you so much guys for watching this video, and if you like this video then please share it, subscribe it. Thank you.